तो जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता और भारत की कहानी कई अलग-अलग पन्नों पर लिखी जा रही है। हमारे सामने स्रोतों का एक ढेर है। द इकोनॉमिक टाइम्स, चाथम हाउस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले और भारत जर्मनी संबंधों पर एक बयान भी है। हाँ, पहली नजर में देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये सब मतलब बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। बिल्कुल। और हमारा काम इन बिखरे हुए धागों को पकड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। सही कहा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में बैठे किसी नेता के एक बयान का असर तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में काम करने वाले पर कैसे पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए क्या मायने रखता है। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और आज हम इन्हीं कलेक्शंस को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जहां भारत एक मुश्किल शतरंज की बाजी खेल रहा है। बिल्कुल। चाथम हाउस की रिपोर्ट बताती है कि 2025 का साल अमेरिका के साथ रिश्तों में काफी तनाव भरा रहा। वो रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले मुद्दे पर। हाँ, ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। तो साल की शुरुआत एक तरह से इसी टेंशन के साथ हुई। हाँ, और इसी माहौल में 2026 की पहली बड़ी खबर आती है जर्मनी से। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। जी, 12-13 जनवरी को। और ये कोई मामूली औपचारिक दौरा नहीं है। दोनों देशों के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर को लेकर बड़े समझौते हुए हैं। और एक चीज जिसने काफी सुर्खियां बटोरी, वो है भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वो वीजा मुक्त ट्रांजिट वाली बात। हाँ बिल्कुल, जर्मनी के रास्ते। सुनने में तो ये बहुत बड़ी राहत लगती है। ये प्रतीकात्मक रूप से तो बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा संकेत है। लेकिन असल में ये कदम यूरोप के साथ बड़े खेल की तरफ एक इशारा है। यहाँ असली मकसद है भारत यूरोपीय संघ के बीच बरसों से अटका हुआ मुक्त व्यापार समझौता, FTA। हाँ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे हम FTA कहते हैं, उसे रफ्तार देना। अच्छा। जब अमेरिका का दरवाजा बंद होता दिख रहा है तो यूरोप की खिड़की खुलना भारत की मजबूरी भी है और जरूरत भी। और ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका से आ रहा खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेमन ब्लॉक की एक मार्केट रिपोर्ट तो यहाँ तक आशंका जता रही है कि अमेरिकी प्रशासन भारतीय सामानों पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। 500%? हाँ, 500%। ये तो व्यापार बंद करने जैसा ही हुआ। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तलवार है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर लटक रही है। और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। हाँ, जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है जिसके मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को चेतावनी दी है। क्या कहा है उन्होंने? कि अगर ये टैरिफ लगते हैं तो अकेले उनके राज्य में कपड़ा, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स से जुड़ी 30 लाख नौकरियों पर सीधा खतरा आ जाएगा। 30 लाख नौकरियां। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा और चिंताजनक है। हालांकि कई बार ऐसे आंकड़े दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी होते हैं और शायद बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। हो सकता है। पर इस बात में कोई शक नहीं कि ये टैरिफ भारत के निर्यात की कमर तोड़ सकते हैं। और इसी दबाव का नतीजा है कि भारत अब वो करने पर विचार कर रहा है जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी मुश्किल था। आप चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को लेकर दोबारा सोच रही है। अच्छा। बात हो रही है कि चीन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे और नपे तुले ढंग से खोला जाए। लेकिन ये तो इस पर निर्भर करेगा कि बीजिंग का रवैया कैसा रहता है। बिल्कुल। तो तस्वीर देखी कितनी उलझी हुई है। एक तरफ अमेरिका से टकराव, दूसरी तरफ यूरोप से दोस्ती की कोशिश और साथ ही अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने की मजबूरी। ये दिखाता है कि दुनिया में तालमेल बिठाकर चलना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा। तो ये तो हुई कूटनीति की बिसात। लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय दांव पेंच का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर, मतलब आम निवेशक की जेब पर कैसे पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 8 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में पिछले 4 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। और वजह बिल्कुल साफ थी, वही अमेरिकी टैरिफ का डर और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली। जब दुनिया के बाजार में अनिश्चितता होती है तो विदेशी निवेशक सबसे पहले भारत जैसे उभरते हुए बाजारों से अपना पैसा निकालते हैं। सही बात है। ये उसी घबराहट का नतीजा था। लेकिन एक और बाहरी दबाव है जिसके बारे में अभी तक ज्यादा बात नहीं हुई और वो यूरोप से आ रहा है। आप यूरोप के नए कार्बन टैक्स की बात कर रही हैं, CBAM? हाँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM 1 जनवरी 2026 से ये पूरी तरह लागू हो गया है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? फुल टैक्स। हाँ, अगर भारत में बना स्टील या एल्यूमिनियम
ज्यादा प्रदूषण फैलाकर बना है तो उसे यूरोप के बाजार में घुसने के लिए अब ज्यादा टैक्स देना होगा। मतलब सिर्फ सामान की कीमत नहीं, बल्कि उसे बनाने में हुए प्रदूषण की कीमत भी चुकानी होगी। बिल्कुल सही। ये सिर्फ पैसा वसूलने का तरीका नहीं है, बल्कि ये भारतीय कंपनियों को साफ सुथरी और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। अच्छा, अब मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड क्लीन इन इंडिया भी जरूरी हो जाएगा। तो एक तरफ अमेरिका का टैरिफ हथौड़ा और दूसरी तरफ यूरोप का ये ग्रीन टैक्स का दबाव। बिल्कुल। तो एक तरफ तो दुनिया हमें डिफेंसिव खेलने पर मजबूर कर रही है और दूसरी तरफ सरकार की अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं। कल का भारत विजन। हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स के बजट विश्लेषण में इसका जिक्र है। लक्ष्य है 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। इसमें घरेलू कच्चे तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने से लेकर समुद्र मंथन जैसे मिशन शामिल हैं। तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? मतलब बाहरी दबाव और आंतरिक महत्वाकांक्षा? यही तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। इतिहास देखें तो कई बार ऐसे बाहरी झटके ही देशों को अंदर से मजबूत बनने और सुधार करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन एक खतरा भी है। हाँ, खतरा ये है कि हम सिर्फ रोज की आग बुझाने में इतने उलझ जाएं कि लंबी दौड़ की तैयारी ही भूल जाएं। डर ये है कि कल का भारत का सपना आज की मुश्किलों में कहीं खो ना जाए। और शेयर बाजार की घबराहट इसी अनिश्चितता को दिखाती है। बिल्कुल, कि क्या भारत इन बाहरी दबावों से निपटते हुए अपने लंबे समय के लक्ष्य हासिल कर भी पाएगा या नहीं। तो एक तरफ सरकार 2047 के कल के भारत का बड़ा सपना देख रही है, लेकिन आज के भारत में आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने के लिए भी कुछ अहम नियम लागू हुए हैं। हाँ, 1 जनवरी से। चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या बदला है। हाँ, क्योंकि ये वो बदलाव है जिनका असर करोड़ों लोगों पर सीधा पड़ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि अब पैन आधार लिंक करना पूरी तरह से अनिवार्य हो गया है। और जिसका लिंक नहीं है उसका पैन कार्ड अब किसी काम का नहीं रहा। मतलब बैंक खाते से लेकर निवेश तक सब कुछ अटक सकता है। इसी तरह क्रेडिट ब्यूरो अब हर हफ्ते लोगों का क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे। यानी एक छोटी सी चूक या देर से भरी ईएमआई का असर लोन लेने की क्षमता पर तुरंत दिखेगा। सही बात है। और ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था को और कसकर बांधने की, उसे ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। हर लेन देन पर नजर। हाँ, हर नागरिक की एक वित्तीय पहचान। और इसी के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे एक बड़े वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा आएगा और बाजार में मांग बढ़ेगी। तो एक तरफ सरकार नियम सख्त कर रही है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसले बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जब सरकार अपनी ताकत बढ़ा रही है तो अदालत संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में 2 बहुत अहम मामलों का जिक्र है। पहला है गोल्डन फूड प्रोडक्ट्स बनाम यूपी सरकार का मामला। इसमें क्या हुआ? इसमें कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सरकारी नीलामी में सबसे बड़ी बोली रिजर्व प्राइस यानी न्यूनतम तय कीमत से ज्यादा है तो कोई अधिकारी सिर्फ ये कहकर उसे रद्द नहीं कर सकता कि हमें और ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद थी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, सोचिए, इससे पहले अधिकारी अपनी मनमर्जी से कह सकते थे हमें लगा कि और पैसा मिल सकता है और पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाती थी, जिसमें भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश रहती थी। बिल्कुल। अब कोर्ट कह रहा है कि आपकी उम्मीद नियम से बड़ी नहीं हो सकती। ये सरकारी मनमानी पर एक सीधी चोट है। और दूसरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। हाँ, अरविंद धाम बनाम प्रवर्तन निदेशालय का मामला, ये पीएमएलए से जुड़ा है। इस कानून के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है और लोग सालों तक बिना ट्रायल के जेल में रहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी को बिना ट्रायल के अनिश्चित काल तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हाँ, ये फैसले दिखाते हैं कि न्यायपालिका कैसे नागरिक अधिकारों और सरकार की बढ़ती शक्ति के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है, लेकिन एक चिंताजनक तस्वीर भी है जो समाज के भीतर से आ रही है। लेगेसी आईएएस एकेडमी का एक विश्लेषण बताता है कि 2025 के आखिरी महीनों में केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के खिलाफ भीड़ की हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। और इन घटनाओं में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो है हिंसा की वजह। क्या वजह थी?
इन मजदूरों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि भीड़ ने उन्हें गलती से बांग्लादेशी या चीनी समझ लिया। ओह, ये तो बहुत